अरब नेताओं ने फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के लिए बैठक की है। इसमें हाल ही में हुआ अमेरिका ईरान समझौता चर्चा का केंद्र बना हुआ है। यूएई, कतर और मिस्र को वैश्विक नेताओं संग मध्य पूर्व की स्थिरता पर चर्चा करने का अवसर मिला है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सिसी इस शिखर सम्मेलन से वाशिंगटन के प्रमुख साझेदार के रूप में अपनी भूमिका, गाजा मध्यस्थता और अमेरिका ईरान कूटनीति में अपनी भागीदारी को मजबूत करना चाहते हैं। मिस्र अपनी क्षेत्रीय पकड़ को अमेरिका के अधिक मजबूत समर्थन में बदलना चाहता है। इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ डालिया जियादा हैं, जो मिडिल ईस्ट स्कॉलर और ईस्ट गैप की वाशिंगटन कोऑर्डिनेटर हैं। डालिया, आपको हमारे साथ i24 न्यूज इंग्लिश पर पाकर हमेशा अच्छा लगता है। जब बात G7 शिखर सम्मेलन की आती है, खासकर सिसी की, तो वास्तव में वो ट्रंप से क्या उम्मीद कर रहे हैं? धन्यवाद निकोल, आपके साथ रहना हमेशा खुशी देता है। असल में हमें तुलना करनी होगी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अलग अलग मध्य पूर्वी नेताओं का स्वागत किस तरह किया। सबसे पहले हमारे पास मोहम्मद बिन सलमान है, जो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस है। जब ईरान और हालिया क्षेत्रीय घटनाक्रम की बात आती है, तो शायद वे सबसे महत्वपूर्ण नेता है, लेकिन वे जानबूझकर अनुपस्थित थे। मुझे लगता है उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने से परहेज किया, शायद क्योंकि वे खुश नहीं हैं। बाकी दो खाड़ी देशों के नेता जो अब वास्तव में मध्य पूर्व पर बातचीत का नेतृत्व कर रहे हैं, वे कतर के प्रिंस तमीम और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने उनके साथ 2 द्विपक्षीय बैठकें की, जो लगभग आधे घंटे चली और जिनमें पत्रकारों के सवाल भी शामिल थे। इन बैठकों में उन्होंने ईरान की स्थिति के बारे में विस्तार से चर्चा नहीं की, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने जाहिर है इस मौके का फायदा उठाया और इन खाड़ी देशों के नेताओं के सामने अमेरिका का दृष्टिकोण रखा। इसकी तुलना मिस्र के राष्ट्रपति सीसी से करें, जिनसे बस अभी मुलाकात हुई थी, जो राष्ट्रपति ट्रंप से शायद 2-3 मिनट के लिए मध्य पूर्वी नेताओं के साथ गोलमेज बैठक के दौरान मिले थे। जैसा कि मिस्र की मीडिया में प्रचारित किया गया था कि उनकी द्विपक्षीय बैठक होगी, वो राष्ट्रपति ट्रंप से मिलेंगे, वैसा नहीं हुआ और ऐसा नहीं हुआ, जो एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत है कि वॉशिंगटन में मिस्र को लेके जो धारणा थी कि मिस्र इतना बड़ा है कि असफल नहीं हो सकता, अब वैसी नहीं रही। मिस्र अभी भी एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, लेकिन उसकी भूमिका कम हो गई है। ये धारणा या दृष्टिकोण अब केवल मिस्र को एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में देखने तक सीमित हो गया है, जिसे मिस्र की नेतृत्व अब बदलने की कोशिश कर रही है, एक बार फिर गाजा की कहानी और गाजा के मुद्दे को सामने लाकर। तो क्या मिस्र अब इस अमेरिका ईरान समझौते का इस्तेमाल एक बदलाव के रूप में कर रहा है, ताकि वो फिर से गाजा की ओर ध्यान केंद्रित कर सके और एक बार फिर उस कहानी पर नियंत्रण हासिल कर सके? दुर्भाग्य से यही स्थिति है। तो गाजा इस समय मिस्र के लिए सबसे लाभकारी परियोजना है, ये कोई राज नहीं है। मिस्र में एक भयानक आर्थिक संकट है जो लगभग 7 सालों से चल रहा है। लोगों पे लगातार दबाव बना हुआ है और निश्चित रूप से इसकी राजनीतिक नेतृत्व के प्रति बहुत गुस्सा भी जमा हो रहा है। इसकी भरपाई के लिए अल सीसी और उनके लोग आमतौर पर इस अंतर्राष्ट्रीय पहचान और अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के साथ जुड़ाव का इस्तेमाल करते हैं और क्षेत्रीय मुद्दों जैसे गाजा, ईरान आदि को चर्चा में लाते हैं। क्या ये उस बात की भरपाई है कि मिस्र के अंदर के लोगों को इस आर्थिक संकट से क्यों जूझना पड़ रहा है? मिस्र के लिए मिस्र अभी भी गाजा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, दुर्भाग्यवश, क्योंकि वो पास है। और मैं दुर्भाग्यवश कहती हूं क्योंकि वे हमास के पक्ष में है। वे सही पक्ष में नहीं है, न ही इजराइल के पक्ष में है, न ही शांति के पक्ष में है। एक और बात जो कल समझौते के बाद हुई, वो थी ईरान के विदेश मंत्री अरबजी। उन्होंने जिन पहले अधिकारियों से संपर्क किया, उनमें मिस्र के विदेश मंत्री भी थे, जिन्हें उन्होंने खाड़ी देशों के साथ समझौते को आगे बढ़ाने और उसे समझाने में मदद के लिए धन्यवाद दिया। ये भी बहुत दिलचस्प था कि किसी तरह मिस्र पर्वे के पीछे से इसमें शामिल है, और वो भी एक बहुत नकारात्मक तरीके से। कतर के अमीर से बात के बाद ट्रंप ने कहा, अमेरिका ईरान में पैसा नहीं लगाएगा, लेकिन बाकी देश जैसे मिस्र का क्या? प्रशासन ने कहा कि जीसीसी ईरान के पुनर्निर्माण में फंड दे सकता है, लेकिन ईरान द्वारा उनके बुनियादी ढांचे पर हमला करने के बाद वे ऐसा क्यों करेंगे? उन्हें पहले अपना इलाका फिर से बनाना है।
तो मैं आपको बताऊंगी, जैसे जैसे आप सोचिए, उनके नजरिए से सोचिए। और मैं उनकी तरफदारी नहीं कर रही हूँ, पूरी स्थिति बहुत ही निराशाजनक है। ये समझौता जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड और ईरानी शासन के साथ किया गया था, जिसने अपने ही दसियों हजार लोगों को मार डाला, वो उन सभी अच्छी चीजों को पलटने की धमकी दे रहा है जो इजराइल ने पिछले कुछ वर्षों में की थी। मेरा मतलब है ईरानी मिलिशिया को खत्म करने और वास्तव में कई अरब देशों को इन ईरानी मिलिशियाओं से बचाने के मामले में। लेकिन यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि खाड़ी देश, जिन्हें ईरान ने बिना किसी वजह के निशाना बनाया था, अब वे ईरान के लिए अपने दरवाजे खोल रहे हैं और कह रहे हैं, ठीक है, चलिए एक नया अध्याय शुरू करते हैं। और यहाँ मुद्दा ये है कि दुर्भाग्यवश वे कहीं नहीं जा रहे। ईरान कहीं नहीं जा रहा है, खाड़ी देश भी कहीं नहीं जा रहे। वे अब संयुक्त राज्य अमेरिका पर एक ऐसे सहयोगी के रूप में भरोसा नहीं कर सकते जिस पर वे निर्भर रह सके। वे अपने सबसे मजबूत क्षेत्रीय सहयोगी के साथ स्वस्थ संबंध नहीं बना सकते, जो है या सबसे मजबूत है। क्षेत्र का सबसे मजबूत घोड़ा इजराइल है और उसे सहयोगी बनाना चाहिए था, लेकिन वे इसमें असफल रहे। और मैं ये भी कहूंगी कि अभी खाड़ी क्षेत्र में किसी तरह का कूटनीतिक गृह युद्ध चल रहा है। वे इस पर असमंजस में हैं कि खुद खाड़ी और क्षेत्र को कैसे आगे बढ़ाए, खासकर उन संवेदनशीलताओं को ध्यान में रखते हुए जो मैंने बताई। हम वाकई दिलचस्प समय की ओर बढ़ रहे हैं और मैं कहूंगी कि दुर्भाग्यवश इस समझौते के जरिए एक्सिस ऑफ इविल ने एक्सिस ऑफ गुड के खिलाफ एक अंक हासिल कर लिया है। हमेशा अच्छा लगता है आपको हमारे साथ पाकर, डालिया ज़ियादा। आपका नजरिया सुनकर बहुत अच्छा लगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।